Hello everyone, I am Dr. Skull and today I want to learn about the Alexander disease. हमारी बॉडी में प्रेजेंट नर्व्स को कवर करके रखती है एक शीथ जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ प्रमोट करती है नर्व इम्पल्सेस के रैपिड ट्रांसमिशन को। इसका मतलब अगर एक फाइबर माइलिनेटेड है मतलब उसके आसपास माइलिन है और एक फाइबर अनमाइलिनेटेड है मतलब उसके आसपास माइलिन नहीं है, तो नर्व इम्पल्स जल्दी ट्रैवल होगी माइलिनेटेड फाइबर के अंदर एज कंपेयर टू दी अनमाइलिनेटेड वन। अलेक्जेंडर डिजीज़ के अंदर माइलिन शीथ डिस्ट्रक्ट हो जाती है, टूट जाती है, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन में डिले आने लगते हैं या फिर नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल ही नहीं हो पाती। अलेक्जेंडर डिजीज़ एक रेयर डिसऑर्डर है हमारे नर्वस सिस्टम का, जिसको हम ल्यूकोडिस्ट्रोफी के अंडर भी देखते हैं। ल्यूकोडिस्ट्रोफी का मतलब माइलिन शीथ की डिस्ट्रक्शन हो जाना। क्योंकि अलेक्जेंडर डिजीज़ के अंदर भी माइलिन शीथ की डिस्ट्रक्शन होती है, इसीलिए अलेक्जेंडर डिजीज़ इट कम्स अंडर द ल्यूकोडिस्ट्रोफीज। अलेक्जेंडर डिजीज़ में ये भी देखा जाता है कि हमारे ब्रेन के कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनको हम एस्ट्रोग्लियल सेल्स भी बोलते हैं, जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाकी सेल्स को सपोर्ट और नरिश करते हैं, इन सेल्स के अंदर मतलब कि इन सपोर्टिंग सेल्स या एस्ट्रोग्लियल सेल्स के अंदर एबनॉर्मल प्रोटीन के डिपॉजिट्स होने लगते हैं, जिनको रोजेंथल फाइबर्स कहा जाता है। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अलेक्जेंडर डिजीज़? नंबर फर्स्ट है स्पाज्म। मसल्स के अंदर, हाथों और पैरों की मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहेगी। लर्निंग डिसेबिलिटीज़, बच्चा इतनी जल्दी नई चीज़ें नहीं सीख पाएगा। फीडिंग प्रॉब्लम्स, खाने पीने में प्रॉब्लम्स रहेंगी। हेड का साइज़ बहुत बड़ा लगेगा, एनलार्ज हो जाएगा हेड। हाइड्रोकेफेलस, ब्रेन के अंदर कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगेगा। एनलार्ज्ड ब्रेन, डिलेड डेवलपमेंट, क्योंकि ब्रेन ढंग से काम नहीं कर रहा, बॉडी ढंग से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, तो डेवलपमेंट में डिले रहेंगे। हो सकता है कि मोटर कैपेबिलिटीज़ में प्रॉब्लम हो सकता है सेंसरी कैपेबिलिटीज़ में प्रॉब्लम हो। इम्पेयर्ड मोबिलिटी, बच्चा एक जगह से दूसरी जगह चल फिर नहीं पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, या जिस तरीके से मोटर माइलस्टोन्स बेबी के डेवलप होने चाहिए थे वो नहीं हो पाएंगे। स्पीच प्रॉब्लम्स में भी देयर, डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग, खाने को निगलने में दिक्कत आएगी। स्लीप में डिस्टर्बेंसेस रहेंगी और सडन अटैक आना, जिनको कि सीजर्स कहा जाता है। 90% केसेस में ये देखा गया है कि जो जीन ग्लियल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन के लिए कोड करता है, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है। स्टिल मोर रिसर्चेस आर नीडेड टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ GFAP विद इन हेल्थ एंड डिजीज। Currently, there is no cure for Alexander disease. Only the symptoms can be treated. Since there is no specific therapy available for the condition, caregivers aim to manage the disease supportively. So the particular attention is given to the overall care, physical therapy, occupational therapy, the nutritional needs, speech therapy, and antibiotics are given for any kind of infections which are developing. Anti-epileptic drugs such as phenytoin, it is used to control the seizures, the sudden attacks, and for hydrocephalus it can partially relieved by surgery. So the surgery, it involves inserting a shunt to drain away some of the fluid within the brain and relieve the pressure on the brain. Many infants with the condition don't survive past the first year of life, and the children who develop the disease between the ages of 4 and 10, it tends to decline gradually. So they can live for several years following the diagnosis, and some may live into middle age only. It is very clear now. Please like, share and subscribe our channel.